मेन टॉपिक है वो रहेगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कल हमने सभी एमिशंस को समझा था, वर्क फंक्शन को समझा था, राइट। तो इस सेटअप को बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर एक डेफिनेटली 3 नंबर का ग्राफ आता है, राइट। तो सबसे पहले हम एक हेडिंग देंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और एक्सपेरिमेंटल सेटअप। राइट, सेटअप को बहुत केयरफुली बनाना। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अपने को एक मेटल का सरफेस चाहिए जिससे इलेक्ट्रॉन्स को निकालना है। तो मैं यहां पर एक मेटल सरफेस बना रहा हूं इस तरह से, ठीक है। इस मेटल सरफेस को मैं एक वैक्यूम ट्यूब के अंदर बंद कर रहा हूं यहां पर ऐसे। वैक्यूम ट्यूब क्यों? अगर यहां पर एयर होंगे या डस्ट पार्टिकल्स होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे? तो कोलाइड हो जाएंगे। इसलिए अपने को क्या चाहिए? एक वैक्यूम रीजन चाहिए। मैं यहां पर एक वैक्यूम रीजन इसलिए बुला रहा हूं ताकि जब इलेक्ट्रॉन्स निकले तो कहीं पर भी किसी पार्टिकल से टच ना हो। अगर यहां पर वैक्यूम ना हो तो क्या होंगे? एयर पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल, गैसेस, राइट। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए मैं यहां पर लिख रहा हूं पहले ही, ये क्या एक वैक्यूम ट्यूब है जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। इस वैक्यूम ट्यूब के यहां पर हम एक छोटी सी विंडो छोड़ देंगे ऐसे, रेडिएशंस के अंदर एंटर करने के लिए। इसको आप साइज कैसा भी दे सकते हो। और ये विंडो भी क्या होगी? ट्रांसपेरेंट होगी। लाइट क्योंकि ट्रांसपेरेंट मीडियम से पास कर सकती है, तो मैं इसको बनाऊंगा एक ट्रांसपेरेंट विंडो। अगर इसको मैंने यहां पर एयर छोड़ दी तो हवा के पार्टिकल्स अंदर आ जाएंगे, इसलिए यहां पर क्या बनाएंगे हम? ट्रांसपेरेंट। तो मैं बोल रहा हूं यहां पर क्या, ये क्या ट्रांसपेरेंट विंडो एक, क्योंकि लाइट ट्रांसपेरेंट चीजों के गो थ्रू हो सकती है। इस मेटल सरफेस को मैं कनेक्ट करूंगा यहां पर एक वायर के साथ ऐसे। इसको नाम दे रहा हूं मैं क्या? फोटो सेंसिटिव मेटल प्लेट। राइट। इसके दूसरे एंड पर मैं एक कलेक्टर प्लेट लगा दूंगा जो कि एक मेटल ही हो सकता है अदर। कलेक्टर प्लेट लगा दी मैंने यहां पर एक, और इसको भी एक वायर से कनेक्ट कर रहा हूं। और साथ में क्या लगा रहा हूं? एक माइक्रो एमीटर। इस पूरे सेटअप को यहां पर एक मैं बैटरी से कनेक्ट कर रहा हूं जिसका पोटेंशियल डिफरेंस हम वेरी कर सकते हैं, मतलब चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग। 4 वोल्ट, 10 वोल्ट, -4 वोल्ट, कैसे भी। तो इसके ऊपर मैं एक एरो लगा रहा हूं ऐसा। जब भी हम किसी भी रेजिस्टेंस या वोल्टेज के ऊपर ऐसा एरो लगा देते हैं, इसको बोलते हैं वेरिएबल। दिस इज वेरिएबल वोल्टेज। मेरा मन करेगा तो मैं वोल्टेज को ऑन करूंगा, मेरा मन करेगा तो नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखना है यहां पर कि इस मेटल सरफेस के साथ जो वायर जा रही है उसका नेगेटिव टर्मिनल यहां पर होना चाहिए। नेगेटिव टर्मिनल का भी एडवांटेज बताऊंगा कि क्या हम इसको क्यों यूज कर रहे हैं। यहां पर चाहो तो यहां पर एक की लगा सकते हो आप। इसको इस सेटअप को ऐसे बना दो और ऐसे छोड़ दो। इसको मैं बोल रहा हूं कलेक्टर प्लेट। आप चाहो तो यहां पर ऐसे दिखा सकते हो कि रेडिएशंस आ रही है बाहर से इस विंडो के थ्रू होते हुए और इस पे गिर रही है। और ये रेडिएशंस कैसी है? एनर्जेटिक रेडिएशंस है फिलहाल, एनर्जेटिक रेडिएशंस। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर रेडिएशंस एनर्जेटिक नहीं होगी तो ये इलेक्ट्रॉन्स को नहीं एमिट कर पाएगी। और जब ये एनर्जेटिक रेडिएशंस इस मेटल सरफेस पर गिरेगी तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करेगी। इस सेटअप को फ्रेम करो, फिर इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक लिखते हैं। तो ये सेटअप बनाने के बाद इस पर 2 ऑब्जर्वेशन दी गई कि किस तरह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट काम करता है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम फ्रीक्वेंसी, रेडिएशन, ये सब कुछ खुद से चूज करेंगे और मैं कंट्रोल कर पाऊंगा कि कितना इलेक्ट्रॉन्स को निकालना है, कितना करंट बनाना है और कब इलेक्ट्रॉन्स को रोकना है। तो कुछ बेसिक सी बातें समझते हैं सेटअप से कि क्या हो सकता है। यहाँ पर मेरा इस फोटो सेंसिटिव मेटल प्लेट को नेगेटिव से कनेक्ट करने का एक सीधा सा लॉजिक ये था कि अगर मैं इसको नेगेटिव से कनेक्ट करूंगा और की को जब मैं क्लोज करूंगा तो कुछ पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा यहां से, नेगेटिव 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 इस तरह से। और जब ये नेगेटिव प्लेट होगी, इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा सरफेस से तो बाय डिफॉल्ट उसको एक रिपल्शन फील होगी और हमेशा सामने की तरफ ही जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर ये प्लेट
मैं नेगेटिव की जगह पॉजिटिव करता, ऐसे करता। इलेक्ट्रॉन रेडिएशन से बाहर तो निकलता, लेकिन अगेन अट्रैक्ट कर लिया जाता इससे, क्योंकि प्लेट तो पॉजिटिव है। इसलिए मेरे लिए अगर इलेक्ट्रॉन को सामने की तरफ, अच्छा यहां पर इलेक्ट्रॉन को सामने की तरफ मूव भी क्यों कराना, ये भी तो एक लॉजिक है ना। मैं इसलिए मूव कराना चाहता हूं ताकि मैं ये चेक कर सकूं कि करंट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, क्योंकि जब तक इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं करेगा, जब तक dq/dt वाला कंसेप्ट नहीं मिलेगा तो करंट कैसे मिल सकता है आपको। इसलिए इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के लिए मैंने इस प्लेट को क्या किया, हमेशा नेगेटिव। इस सामने वाली प्लेट को मैं क्या कर दूंगा, पॉजिटिव। वाई पॉजिटिव, क्योंकि यहां पर अगर आप ध्यान से देखो सेटअप को, दिस एंड इज पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन को यहां से लग रहा है धक्का, लेकिन सामने से लग रही है अट्रैक्शन, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन के पास एक ही रास्ता है कि वो हमेशा सीधा जाएगा। इस सेटअप में एक छोटा सा लूप होल ये भी है। आपको एक छोटी सी मैं एक बात बताता हूं। अगर मान लो कि मैं यहां पर बैटरी कनेक्ट ही ना करूं, सपोज करो इस सेटअप को हम ऐसे ही समझे, 2 मिनट के लिए भूल जाओ बैटरी है ही नहीं, रेडिएशंस कंटिन्यूसली गिरेगी इसके ऊपर। मैंने आपको कल भी बताया था कि जब रेडिएशंस गिरती है इसके ऊपर तो इलेक्ट्रॉन जो निकलेंगे इसके सरफेस से वो अलग अलग काइनेटिक एनर्जी से निकलेंगे, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन तो अपर सरफेस से आ जाएंगे बाहर, कुछ बॉटम से आएंगे, और कुछ हो सकता है सिर्फ यहीं पर ही सरफेस के ऊपर जमा हो जाए। ऐसे में सपोज करो कि मैं एक रीजन यहां पर मार्क कर रहा हूं, यहां पर ऐसे एक छोटा सा रीजन मैंने बनाया, ऐसे क्या होगा, रेडिएशंस कंटिन्यूसली गिर रही है। अब एक इलेक्ट्रॉन तो यहां तक पहुंच चुका है, इतने में एक पीछे से तेजी से इलेक्ट्रॉन है वो भी यहां पर जमा हो गया, यहां पर भी जमा हो गया, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो आपको ये नजर आएगा कि एक जगह ना भीड़ सी इकट्ठी हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, और ये भीड़ कहीं जा नहीं पा रही है, क्योंकि जब यहां पर भीड़ इकट्ठी होगी, इलेक्ट्रॉन्स यहां पर ज्यादा अमाउंट में आ जाएंगे। वो आने का रीजन क्या, क्योंकि वेरिएबल स्पीड है, रिलेटिव मोशन तो जीरो है नहीं। इलेक्ट्रॉन ऐसा तो है नहीं कि हमेशा सीधा सीधा सामने जाएंगे। अब एक इलेक्ट्रॉन जा रहा था 10 मीटर पर सेकंड से, लेकिन पीछे से 50 मीटर पर सेकंड से क्रॉस करने की कोशिश करेगा, और ऐसे एक नहीं हजारों इलेक्ट्रॉन्स है। तो ऐसे में क्या होगा, एक ऐसा रीजन डेवलप हो जाएगा इस सेटअप के बीच में ही कहीं कि ये नेगेटिव 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 बन जाएगा थोड़ा सा हिस्सा, और ये वाली प्लेट को क्या कर देगा, नेगेटिव। यानी कि इलेक्ट्रॉन अगर यहां से निकलने की कोशिश भी करेंगे तो रिपल्शन खाकर दोबारा से अंदर जाना स्टार्ट कर देंगे। इस चीज को फील करने की कोशिश करो, रेडिएशन आ रही है, इलेक्ट्रॉन निकला, क्योंकि यहां पर एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड जैसा कुछ बन चुका है, ये पूरा का पूरा नेगेटिव नेचर का होगा। इसकी वजह से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन निकलने वाला भी होगा, जैसे ही वो निकलेगा अगेन सामने क्या इलेक्ट्रॉन ही तो है। ये बिल्कुल ऐसा हुआ कि इलेक्ट्रॉन ने दरवाजा खोला, बाहर निकला और सामने एक और इलेक्ट्रॉन दरवाजे से वापस अंदर आ गया। यहां पर ये कंसेप्ट बनेगा। इसलिए मेरी मजबूरी है कि सेटअप को मुझे क्या पोटेंशियल डिफरेंस देना पड़ेगा ताकि मैं करंट को बना सकूं, राइट। तो ये छोटा सा यहां पर लॉजिक काम कर रहा था। अब आपको पता है कि जो रेडिएशंस आ रही है इस वैक्यूम ट्यूब के अंदर, इस रेडिएशंस के अंदर क्या है, बहुत सारे फोटॉन्स। और फोटॉन्स की कल एनर्जी मैंने बताई थी कि किसी एक फोटोन की जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, E = h म्यू या E = h c/λ, राइट। तो इस एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू पर 2 ऑब्जर्वेशन आई। सबसे पहली ऑब्जर्वेशन दी हर्ट्ज ने इस एक्सपेरिमेंट को समझा, लेकिन उसने कंसेप्ट क्या दिया, उसने ये बोला कि जब भी रेडिएशंस, व्हेन द रेडिएशन ऑफ सुटेबल एनर्जी, उसने बोला एनर्जी है सारा कुछ, व्हेन रेडिएशन ऑफ सुटेबल एनर्जी फॉल ऑन द सरफेस ऑफ मेटल, इलेक्ट्रॉन absorb that energy, become able to overcome force of attraction with the nucleus, and then it will emit out from the metal surface। ये कुछ ऐसा हुआ कि इलेक्ट्रॉन ने शक्ति हासिल की बाहर से, अब उसके पास इतनी शक्ति आ चुकी है कि वो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो न्यूक्लियस की तरफ वो अट्रैक्टेड है, उसको क्या ब्रेक करेगा और बाहर की तरफ निकल जाएगा। ये बिल्कुल ऐसे कि आप कोई टीचर कहीं ऑलरेडी स्कूल में जॉब कर रहे हैं 50,000 की सैलरी पर, अगर बाहर से उसको 60,000 सैलरी मिली तो डेफिनेटली उस स्कूल को लीव करेगा। ये वो इलेक्ट्रॉन के साथ हुआ यहाँ पर। तो यहाँ पर सारा कंसेप्ट क्या था, एनर्जी का, कि भाई हाँ आप रेडिएशन को एनर्जेटिक बनाओ, एनर्जेटिक बनाओगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, अगर नहीं बनाओगे तो नहीं निकलेगा। सिंपल सा लॉजिक दिया हर्ट्ज ने। लेकिन इस चीज को जब डीपली एनालिसिस किया गया, रेडिएशन की एनर्जी अगर देखे तो बेसिकली डिपेंड तो फ्रीक्वेंसी पर कर रही है। अगर रेडिएशन की एनर्जी की बात करूं, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट इनटू में म्यू, फ्रीक्वेंसी। इस फॉर्मूले में छोटी सी करेक्शन किसने की, लेनार्ड ने बोला कि यार आप एनर्जी वर्ड क्यों यूज कर रहे हो, आप सीधा फ्रीक्वेंसी पर आओ ना। अगर मैं फ्रीक्वेंसी को ही चेंज कर दूंगा तो एनर्जी बाय डिफॉल्ट चेंज हो गई, तो मुझे जेड से पकड़ना चाहिए इसको। लेनार्ड ने कंसेप्ट दिया कि अगर हम एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी दे रेडिएशंस को, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है। ऐसा देखा गया कि मैंने बहुत से रेडिएशंस फॉल कराई, जैसे कि मैं यहां पर थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं आपको। एक रेडिएशन फॉल कराई जिसकी फ्रीक्वेंसी थी 20 हर्ट्ज, एक रेडिएशन फॉल कराई जिसकी रेडिएशन थी 100, एक रेडिएशन फॉल कराई जिसकी थी 90, एक रेडिएशन फॉल कराई जिसकी थी 10।
तो ऐसा देखा गया कि जितनी भी रेडिएशंस 20 से ज़्यादा वाली थी उसने तो इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, लेकिन इन्होंने नहीं निकाला। एनर्जी तो इनके पास भी थी, एनर्जी तो इनके पास भी थी। तो खेल एनर्जी का नहीं है, खेल फ्रीक्वेंसी का है, क्योंकि मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाकर ही एनर्जी बढ़ा सकता हूँ, राइट। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी रेडिएशंस गिराओगे मेटल सरफेस पर और वो निकल जाएगी सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स को। तो उसने बोला कि आपको ये वर्ड यूज़ करना चाहिए कि एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है हर एक रेडिएशन को। अगर वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी तब तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, अदरवाइज नहीं निकलेंगे। और उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को क्या नाम दिया गया? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जो आपने कभी +1 क्लास में पढ़ा होगा। तो लेनार्ड ने कंसेप्ट दिया बच्चों थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का। उसने बोला कि कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं है अगर मैं एनर्जी तो दे रहा हूं रेडिएशन को बट फ्रीक्वेंसी को कम रख रहा हूं। तो उसने बोला कि इफ रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी लोअर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉल्स ओवर मेटल सरफेस देयर विल बी नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो रेडिएशन की सुटेबल फ्रीक्वेंसी होना प्राइमरी नीड है, ना कि उनका एनर्जेटिक होना। एनर्जेटिक हो सकता है कि रेडिएशन को एनर्जेटिक कर दिया, लेकिन मेटल सरफेस क्या है, हमने मेटल सरफेस सीजियम की जगह एल्यूमिनियम ले लिया, वर्क फंक्शन बढ़ा दिया, तो अब एनर्जेटिक रेडिएशन भी काम नहीं कर पाएगी। तो ऐसा देखा भी गया। मैं आपको एक छोटा सा फैक्ट बता रहा हूं यहां पर। देखो, अगर मैं एल्कली मेटल चूज कर रहा हूं, अब एल्कली मेटल आप सब जानते हो कि जिनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है ना। अगर मैं एल्कली मेटल चूज करूं, हमारे पास ना फैमिली होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, जो मैंने चैप्टर अभी आपको नहीं करवाया, बट हाँ आपने कभी ना कभी इसको केमिस्ट्री में जरूर पढ़ा होगा। देयर इज बेसिकली 7 टाइप्स ऑफ वेव्स: रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे एंड गामा। याद कैसे रखा हुआ है मैंने इसको? रमी वक्स जी से, रमी वक्स जी, रमी वक्स जी। रेडियो, माइक्रो, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, एक्स रे एंड गामा। अगर मैं गामा रे की बात करूं, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सबसे ज्यादा होती है, हाई फ्रीक्वेंसी। ये हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में वो डीप में पढ़ेंगे इस चीज को, हाई फ्रीक्वेंसी। और जिसकी भी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, किसी भी चीज की फ्रीक्वेंसी ज्यादा करोगे तो पेनिट्रेटिंग पावर बढ़ती है। इसका मैं एक सिंपल से एग्जांपल दे सकता हूं। जो ड्रिलिंग मशीन होती है ना, ड्रिलिंग मशीन को अपने हाथ से घुमाओ या फिर आप किसी पेचकस को अपने हाथ से घुमाने की कोशिश करो, कभी भी आप दीवार में होल नहीं कर पाओगे। उसी पेचकस को ड्रिलिंग मशीन में डाल दो, जब वो 1 सेकंड में कई 1000 बार घूमेगा ना और आप टच करोगे दीवार से, उसमें होल कर देगा। जब भी आप किसी भी पर्टिकुलर चीज की फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हो तो आप उसकी एनर्जी को भी बढ़ा देते हो, कहीं ना कहीं पेनिट्रेटिंग पावर को बढ़ा देते हो। वो होता है ना एक किंगफिशर, अगर वो एक पेड़ के अंदर बार बार अपनी चोंच को मारता रहे हाई फ्रीक्वेंसी से, तो पेड़ के अंदर भी होल कर देता है, राइट। वही कंसेप्ट है। तो ऐसा देखा गया कि एल्कली मेटल सरफेस पर अगर आप विजिबल लाइट भी गिरा रहे हो, तब भी इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं। अगर आप अल्ट्रावायलेट गिरा रहे हो तब इलेक्ट्रॉन थोड़ा ज्यादा बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि अगर मैं ऐसे ऑर्डर देखूं तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? गामा की, उससे कम किसकी है? एक्सरे की, उससे थोड़ा सा कम किसकी है? अल्ट्रावायलेट, उससे कम किसकी है? विजिबल की। यानी कि विजिबल और अल्ट्रावायलेट दोनों की दोनों लाइटें अल्कली मेटल से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल पा रही है, सीजियम से, लिथियम से निकाल पा रही है। लेकिन अगर मैं यहां पर एल्कली को रिप्लेस कर दूं लाइक कॉपर एल्यूमिनियम से, तो ऐसा देखा गया कि विजिबल लाइट तो गिरा रहा हूं उसके ऊपर, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं निकल रहे हैं। यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी कम थी, फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा अल्ट्रावायलेट गिरा तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं। तो यानी कि सारा कंसेप्ट किसका था बच्चों? फ्रीक्वेंसी का। यू हैव टू चूज अ सुटेबल फ्रीक्वेंसी। किस तरह का मेटल है उसके अकॉर्डिंग आप फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दोगे। एल्कली पे तो आप कुछ भी गिराओ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर लेस बाउंडेड, वेरी रिएक्टिव मेटल, दे विल किक आउट द इलेक्ट्रॉन्स आउटसाइड। बट हाँ, अगर आप ऐसी मेटल चूज करो जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा है, देन आपको फ्रीक्वेंसी को भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो इसलिए ये वाला जो रूल था वो ज्यादा वैलिड रहा लेनार्ड का। उसने जो कंसेप्ट दिया वो एक्चुअल में सभी चीजों में फिट बैठ रहा था कि हाँ यार फ्रीक्वेंसी का ही सारा खेल है। तो इन 2 ऑब्जर्वेशन को प्लीज लिख लो, फिर आगे इस पे बात करते हैं। तो इस सेटअप की वर्किंग हम समझ चुके हैं कि सेटअप ने एक्चुअल में काम कैसे करना है। फ्रीक्वेंसी मैं अपने आप चूज करूंगा, ऐसी फ्रीक्वेंसी चूज करूंगा जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो। जब वो रेडिएशन मेटल सरफेस पर टकराएंगी तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो इलेक्ट्रॉन को सीधा ही जाना है। इसके लिए मैं क्या अरेंजमेंट करूंगा कि इसको पॉजिटिव कर दूंगा, इस प्लेट को। जब ये प्लेट पॉजिटिव कर दूंगा तो इलेक्ट्रॉन तेजी से सामने की तरफ जाएंगे। ये बिल्कुल इस तरह से है कि कोई इलेक्ट्रॉन साइकिल चला रहा है और हवा उसकी डायरेक्शन में ही चल रही है, जो उसको धकेल लेगी सामने की तरफ। एक पीछे से अपने आप एक पुश लगेगा, जिसको आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। क्लियर है? तो यहां पर ना अब जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो कंसेप्ट क्या बन रहा है? dq/dt बेसिकली। अगर ऐसा हो रहा है, यहां पर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है, विद द टाइम पोजीशन जी भी चेंज हो रही है, तो यहां पर माइक्रोमीटर मुझे क्या देगा? कुछ
आईपी को बोल रहा हूँ मैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट, कुछ आईपी की वैल्यू देगा जो कि नॉन जीरो है, ठीक है। हो सकता है बहुत स्मॉल हो, लेकिन इसको बढ़ाया भी जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज हम पढ़ेंगे अब इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। अगर रेडिएशन की इंटेंसिटी बढ़ा दे, और किस पर इफेक्ट चेक करेंगे हम, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। जिसका सिंबल मैं यूज करूंगा आई और पी ऐसे, राइट, क्योंकि इंटेंसिटी आई है, करंट को भी आई बोलूंगा तो कंफ्यूजन हो जाएगी, आई भी वाई एक्सिस में, आई भी एक्स एक्सिस में, तो इसलिए हम यूज करेंगे यहाँ पर आई पी। ये कुछ ऐसे लूप होल्स होते हैं जो अपने को ध्यान रखने हैं, वरना बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि एक्स एक्सिस में आई है कि वाई एक्सिस में आई है, इसलिए करंट के लिए आई पी यूज करो, ठीक है। चलो अब इंटेंसिटी को समझने की कोशिश करते हैं कि मेरे इंटेंसिटी से मतलब क्या है। 2 मिनट के लिए सिर्फ मैं मेटल सरफेस को बाहर निकाल रहा हूं, ठीक है, सिर्फ 2 मिनट के लिए, कि ये मेटल सरफेस ऐसे है बेटा, ठीक है। मैंने इंटेंसिटी चूज कर रखी है अभी I1। I1 इंटेंसिटी का मतलब है कि रेडिएशन आई कुछ ऐसे और टकराई मेटल सरफेस से, सपोज करो कुछ ऐसे, और इन रेडिएशन का मतलब ये है कि यहां से 1000 फोटॉन्स पर सेकेंड निकल रहे हैं फिलहाल। तो डेफिनेटली अगर 1000 फोटॉन्स है और सभी के सभी एनर्जेटिक है, सभी के सभी की जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, तो 1000 फोटॉन्स 1000 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लेंगे 1 सेकेंड में। ट्रू है ये बात, ठीक है। अगर 1000 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लेंगे तो मुझे पता है कि करंट का फॉर्मूला ये होता है NE/T, या इसको आप ऐसा पढ़ लो, चार्ज बाय टाइम। डेफिनेटली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैटर करते हैं करंट बनाने के लिए, है ना। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज़्यादा चार्ज फ्लो करेगा, ठीक है। तो एक काम और करते हैं, इस बार ना रेडिएशन की इंटेंसिटी को हम I1 से I2 कर देते हैं और रेडिएशंस को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। जब ज़्यादा इंटेंसिटी की बात करूँगा तो रेडिएशन जो है वो, या तो हमने यहाँ पर जो सोर्स था 50 वाट की जगह 100 वाट का सोर्स ले लिया, अब ज़्यादा ब्राइटली वो रेडिएशंस को फेंक रहे हैं, तो यहाँ पर शायद अब हो सकता है 1 लाख फोटॉन्स गिर रहे हो पर सेकेंड। एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रॉन भी क्या उतनी ज़्यादा अमाउंट में बाहर निकलेंगे, बहुत ज़्यादा अमाउंट में बाहर निकलेंगे। जब इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा अमाउंट में बाहर निकलेंगे तो शायद मैंने ये चीज़ बढ़ा दी है, शायद मैंने ये चीज़ बढ़ा दी है। पहले ये कुछ ऐसे था 1000 E/t, अब शायद कुछ ऐसे हो गया ये 1 लाख E/t। तो डेफिनेटली आई हैव इंक्रीज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू दिस वैक्यूम ट्यूब, और एज अ रिजल्ट करंट भी क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। सीधा सा रिलेशन जो मुझे समझ आ रहा है यहाँ पर, मुझे ये समझ आ रहा है कि यार जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो सीधा सीधा ऐसे, यार फोटो इलेक्ट्रिक करंट IP डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। ज़्यादा इंटेंसिटी ज़्यादा फोटॉन्स ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स, ज़्यादा इंटेंसिटी ज़्यादा एमिशन ज़्यादा करंट, जैसे मर्जी समझ लो। और जो ग्राफ आएगा वो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, कुछ ऐसा। इसको मैं बोल रहा हूँ इंटेंसिटी और इसको बोल रहा हूँ मैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट, और ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन ऐसे, ज़्यादा इंटेंसिटी ज़्यादा करंट, बढ़ाते रहो करंट भी बढ़ता रहेगा। दिस इज हाउ यू हैव टू मेक। आप इस प्लीज़ चीज़ को नोट डाउन कर लो ताकि आपके दिमाग में रहे। इस पर फिर हम छोटा सा एक थ्योरेटिकल लाइन लिखते हैं। तो इंटेंसिटी वाले ग्राफ को आपने बनाया कुछ ऐसे, दिस इज द ग्राफ बिटवीन इंटेंसिटी एंड फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन। इसमें आप लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो कि व्हाट यू मीन बाय इंटेंसिटी, इट इज नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर सेकेंड पर यूनिट एरिया ऑन द मेटल सरफेस। कितने एरिया पे कितने टाइम में कितने फोटॉन्स गिर रहे हैं, दैट इज द मेन डेफिनेशन ऑफ इंटेंसिटी। सो इफ यू इंक्रीज द इंटेंसिटी, that means you have increased the ejection of electrons per second. If you have increased the ejection of electrons per second, then according to definition of current, it will be NE/T. You have increased this factor, so that's why current increases, and you will get a maximum amount of current by increasing the intensity. So ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है। अब सेकंड ग्राफ की तरफ चलते हैं और एक डेफिनेशन, एक हेडिंग दो जरा, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब ये ग्राफ सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा समझने वाला है, सबसे ज्यादा समझने वाला ये वाला ग्राफ है, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो इस ग्राफ की समझ
हर एक किसी बच्चे को एक बार में नहीं आती, बट मैं पूरी कोशिश करूँगा समझाने की। इस सेटअप को बिल्कुल बेसिक से समझते हैं, ठीक है। सी, मैं यहां पर दो टर्मिनल्स बना रहा हूं बच्चों। ये हमारा इमीटर है ई, दिस इज कलेक्टर सी। अभी ये भी 0 वोल्ट पर है और ये भी 0 वोल्ट पर है, ठीक है। मींस पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। मैंने यानी कि यहां पर अभी की को क्या करा हुआ है, ओपन करा हुआ है, जिससे ना ये नेगेटिव हुआ ना ये पॉजिटिव हुआ। बिल्कुल बेसिक सी बात, ना तो ये नेगेटिव है सॉरी और ये ना पॉजिटिव है, दोनों के दोनों क्या बोलूंगा 0 वोल्ट पर है। हाँ, अगर मैं बटन दबा देता हूं, क्योंकि ये वेरिएबल है, इसको मैं 0 से 4 वोल्ट करूं, 10 वोल्ट करूं, 50 वोल्ट करूं, ये मेरे हाथ में है। ऐसे ही मैं इसको नेगेटिव भी कर सकता हूं। नेगेटिव का मतलब मैं पोलैरिटी को चेंज कर सकता हूं। मैं इसको अगर -2 वोल्ट करूं, -10 वोल्ट करूं, ये भी मेरे हाथ में है, ठीक है। तो मैं बिल्कुल 0 से बात करूंगा अभी, जब 0 है सब कुछ, जब किसी भी तरह का कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, ना तो ये प्लेट पॉजिटिव है ना ये प्लेट नेगेटिव है, रेडिएशन गिर रही है, रेडिएशंस आर एनर्जेटिक एंड दे हैव सुटेबल फ्रीक्वेंसी। क्या इन रेडिएशंस के गिरने से इलेक्ट्रॉन्स बाहर की तरफ निकलेंगे? तो आंसर है यस, दे विल एमिट आउट। और एनर्जेटिक रेडिएशन है तो हो सकता है इलेक्ट्रॉन सामने की तरफ जाए, नो डाउट वो जाएंगे सामने की तरफ, क्योंकि सामने की तरफ ही क्या कलेक्टर प्लेट है। जब यहां पर इलेक्ट्रॉन्स एमिट होना स्टार्ट होंगे तो मैं ये तो नहीं बोल सकता ना कि जब पोटेंशियल डिफरेंस 0 था तो करंट भी 0 था। करंट तो था, देखो 0 पोटेंशियल डिफरेंस है लेकिन करंट तो है। लेकिन ये करंट किसकी वजह से है? ये इन एनर्जेटिक फोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है। तो इसलिए अगर मैं ग्राफ को प्लॉट करूंगा तो देखो मैं ग्राफ को ना यहां पर प्लॉट कर रहा हूं, इस जगह पर ध्यान से देखना जरा। ये ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा, वाई एक्सिस में मैं ले रहा हूं करंट को दोबारा से, दिस इज आईपी फोटो इलेक्ट्रिक करंट, दिस इज potential difference, this is 0 potential difference, this is some V1 potential difference, this is some V2 potential difference, this is some V3 value, V4 value। अगर मैं यहां पर जाऊंगा तो मैं बोलूंगा -V1 -V2 -V3। नेगेटिव पोटेंशियल का मतलब समझते हो क्या होगा? कि मैंने इस प्लेट को नेगेटिव कर दिया, इस प्लेट को पॉजिटिव, पोलैरिटी रिवर्स कर दी। अगर मैं यहां पर बोल रहा हूं -2 वोल्ट, यहां पर बोल रहा हूं +2 वोल्ट, तो हाँ ये तो होगा पॉजिटिव, क्योंकि ये तो मेरा नेचर था ना, यहां से नेगेटिव करना, यहां पर पॉजिटिव करना, इलेक्ट्रॉन को सामने की तरफ लेकर जाना। लेकिन अगर मैं इमीटर को +2 वोल्ट लिखूं और इसको -2 वोल्ट लिखूं तो डेट मीन्स मैं पोटेंशियल को नेगेटिव साइड लेकर जा रहा हूं। देखो सेटअप के अकॉर्डिंग नेगेटिव यहां पर है, पॉजिटिव यहां पर है, तो यानी कि इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव होना विल गो इन दिस डायरेक्शन, कि भाई हाँ मैं इसको सपोर्ट करना चाह रहा हूं करंट को। लेकिन अगर मैं इसको नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव करना स्टार्ट कर दूं तो डेट मीन्स आई एम गोइंग हियर। इसको भी समझते हैं अभी। तो पहले मुझे ये बताओ कि जब पोटेंशियल डिफरेंस 0 था तो क्या करंट की वैल्यू 0 थी? डेफिनेटली 0 नहीं थी, क्योंकि कुछ ना कुछ तो करंट अभी भी इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। हाँ कम अमाउंट में फ्लो करे लेकिन फ्लो तो कर रहे। तो मैं इस ग्राफ को कभी भी यहां से शुरू नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या होगा? 0 पोटेंशियल 0 करंट नहीं हो सकता शुरू। ये ग्राफ कहां से शुरू होगा? हमेशा यहां से, कहीं बीच से। तो मैंने कोई सुटेबल इंटेंसिटी I1 चूज करी, पोटेंशियल डिफरेंस 0 रखा, करंट की वैल्यू कुछ ना कुछ मिली, ठीक है। फिर मैंने क्या किया यहां पर बच्चों, क्योंकि मैं थोड़ा सा करंट को बढ़ाना चाह रहा हूं तो मैंने यहां पर क्या कर दिया, -2 वोल्ट कर दिया, यहां पर +2 वोल्ट कर दिया। इससे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जो निकले हैं वो थोड़ा तेजी से भागेंगे। जब तेजी से भागेंगे तो ये वाला फैक्टर कम होगा, टाइम फैक्टर। अरे इलेक्ट्रॉन पहले जा रहा है बिल्कुल आराम से, क्योंकि कोई फोर्स नहीं लग रहा है। पहले वो इलेक्ट्रॉन साइकिल चला रहा है लेकिन हवा नहीं चल रही है, उसको पैडल मारने पड़ रहे हैं। लेकिन अगर हवा उसके बैक से सामने की तरफ लगेगी तो उसका जो सामने की तरफ जाने का जो टाइम है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो जब टाइम कम तो करंट ज्यादा, तो करंट विल इंक्रीज लाइक दिस, ऐसे इस तरह से। आपने इसको क्या कर दिया? -4 वोल्ट कर दिया, थोड़ा सा और नेगेटिव कर दिया, थोड़ा सा और बढ़ जाएगा करंट। इंटेंसिटी चेंज नहीं करी, इंटेंसिटी वही की वही है अभी। तो एक ऐसी स्टेज आएगी कि जितने इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल सकते थे वो निकल जाएंगे, और ज्यादा पॉसिबल नहीं है। मतलब आप एक मेटल सरफेस पर इंटेंसिटी सेम रख रहे हो, 10,000 फोटॉन्स पर सेकेंड कंटिन्यूसली गिरा रहे हो और वोल्टेज को चेंज करता जा रहे हो। जब वोल्टेज को चेंज करोगे तो हाँ उसमें से 10,000 ही निकल सकते थे, क्योंकि 10,000 फोटोन से आप गिरा रहे हो, और जितना तेज कर सकते हो उतना तेज हो रहा है वो। तो एक ऐसी स्टेज आएगी जब यहां पर क्या जाएगा, सैचुरेशन रीजन आ जाएगा, कि भाई अब इसके बाद जितनी मर्जी वोल्टेज बढ़ाओ करंट इंक्रीज नहीं होगा।
किसी I1 इंटेंसिटी के लिए। करंट इंक्रीज तब होता है जब आप I1 को बढ़ा देते हैं, जब 10,000 की जगह या 10 लाख की जगह आप थोड़े से ज़्यादा फोटोन्स को गिराते, तब ये थोड़ा सा और ऊपर जाता है। लेकिन क्योंकि आपने इंटेंसिटी को फिक्स रखा हुआ है तो करंट शुरू में तो इंक्रीज करेगा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने से, लेकिन बाद में क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड। अच्छा ठीक है, अब इसको रिवर्स वे में सोचते हैं। मैंने अब क्या किया, यहाँ पर 0 वोल्ट की बजाय मैंने इसको कर दिया अब +2 वोल्ट और यहाँ पर कर दिया -2 वोल्ट। अब सोच, जो इलेक्ट्रॉन तेजी से सामने की तरफ जा रहा था, अब दो चीजें उसके साथ होगी। एक तो हवा सामने से चल रही है, यानी कि एक फोर्स सामने से आ रहा है, रिपल्सन, नेगेटिव प्लेट, सामने से फोर्स आ रहा है। तो जो इसकी काइनेटिक एनर्जी थी थोड़ी सी कम हो जाएगी, थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन स्लो पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। जब साइकिल आप हवा के अगेंस्ट चलाते हैं तो क्या होता है, आपकी स्पीड भी स्लो हो जाती है क्योंकि नहीं चला पाते आप। और पीछे क्या पॉजिटिव चार्ज है तो पीछे की तरफ ये अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली स्लो हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन स्लो हो गया तो क्या हो गया, करंट की वैल्यू कम होना स्टार्ट हो गई, डिक्रीज कर गया। अगर इसको मैं +2 वोल्ट की जगह +4 वोल्ट कर दूंगा तो और ज्यादा स्लो हो जाएगा। इसको मैं अगर +6 वोल्ट कर दूं, वहां पर -6 वोल्ट कर दूं, एक ऐसी स्टेज आएगी जब इसमें से इलेक्ट्रॉन मूव करना ही बंद हो जाएगा। क्यों मूव करना बंद हो जाएगा, क्योंकि इसको मैंने हाईली पॉजिटिव कर दिया, इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसी टाइम यहीं पे आ जाएगा, निकलेगा उसी टाइम यहां पर आ जाएगा, निकले क्योंकि सामने से क्या स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगी इलेक्ट्रॉन को ऐसे, क्योंकि सामने वाली प्लेट क्या है -6 वोल्ट पर, इलेक्ट्रॉन चाहकर भी सामने जा नहीं पाएगा क्योंकि हवा बहुत ज्यादा तेज चल रही है, उससे पैडल भी नहीं मारे जाएंगे, अगर इसको एग्जांपल के तौर पे समझे तो। यानी कि जहां पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट का बनना 0 हो जाए, उस पोटेंशियल को मैं बोलता हूं स्टॉपिंग पोटेंशियल। दिस इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, कि मैंने वो नेगेटिव पोटेंशियल यहां पर डेवलप कर दिया जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलकर सामने नहीं जा पा रहा है, और सामने नहीं जाएगा तो करंट 0 है। सो दैट पर्टिकुलर नेगेटिव वैल्यू ऑफ पोटेंशियल इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसको नेगेटिव वैल्यू इसलिए बोल रहा हूं कि उसका नेचर क्या था, इसको नेगेटिव होना था, लेकिन मैंने इसको क्या कर दिया, पॉजिटिव, पोलैरिटी रिवर्स कर दी। अब इसको थोड़ा सा और आगे समझते हैं। इंटेंसिटी मैंने थोड़ी सी बढ़ा दी पहले वाली रेडिएशन के कंपैरेटिवली। पहले मान लो गिरे थे इस पर 10,000 फोटोन्स पर सेकंड, मैंने इंटेंसिटी को थोड़ा सा बढ़ाया। दोबारा से इस ग्राफ को समझते हैं। 0 वोल्ट पर क्या होगा, अब अगर 10,000 फोटोन्स गिरेंगे तो 10,000 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, तो 0 वोल्ट पर करंट की वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा होगी पहले से, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। अगेन आपने फिर इसको दोबारा से +2 वोल्ट किया, सॉरी इसको दोबारा से -2 वोल्ट किया, +2 वोल्ट किया तो करंट बढ़ेगा, थोड़ा सा वोल्टेज और बढ़ा दो करंट और बढ़ेगा। लेकिन अगेन एक लिमिट थी मेटल सरफेस की फ्री इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करने की। अगेन आपको क्या मिल जाएगा, एक सैचुरेशन किसी I2 इंटेंसिटी पे। अब एक बात समझना यहां पर कि मैंने इंटेंसिटी बढ़ाकर सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ाए थे। क्या मैंने एनर्जी बढ़ाई किसी फोटोन की, नहीं बढ़ाई। क्या इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी। यार पहले यहां पर किसी एक फोटोन की एनर्जी कितनी थी, मान लो hν थी, सेम सोर्स है लेकिन इंटेंसिटी बढ़ाई है, कल भी बात बताई थी, सेम सोर्स है लेकिन इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी तो नहीं बढ़ाई, जिसकी वजह से फोटोन अभी भी उतना ही एनर्जेटिक है, लेकिन हाँ वो ज्यादा नंबर में है। तो जब ज्यादा नंबर में है, क्या मुझे सेम स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए रोकने के लिए, बिल्कुल सेम चाहिए, क्योंकि उसकी एनर्जी थोड़ी बड़ी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल के तौर पर समझ सकते हैं कि एक स्कूल में यूकेजी क्लास में 20 बच्चे हैं, एक पीटीआई अपॉइंट कर दिया, सभी बच्चे उस पीटीआई से डर रहे हैं। अगर उसी यूकेजी क्लास में मैं 5-6 बच्चे यूकेजी क्लास की और डाल दूंगा, क्या वो भी डरेंगे, बिल्कुल डरेंगे। लेकिन अगर मैं वहां पर +2 क्लास के बच्चे डाल देता तो पीटीआई डरेगा, बिल्कुल पीटीआई डरेगा, तो पीटीआई चेंज करने की जरूरत है आपको। अरे फोटोन पहले भी इतना एनर्जेटिक था, इंटेंसिटी बढ़ाने पर फोटोन अभी भी उतना एनर्जेटिक है, इसलिए उसको अगर रोकना है तो मुझे वही स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए। क्योंकि उसको अगर काबू करना है, देखो उसके ½ mv² को काबू करना है तो आपको सेम वही पोटेंशियल चाहिए, क्योंकि उसका ½ mv² अभी भी वही है, इलेक्ट्रॉन उसी स्पीड से बाहर निकल रहा है जैसे पहले निकल रहा था। तो इसके लिए भी आपको क्या सेम स्टॉपिंग पोटेंशियल मिलेगा। इसका सिंपल सा ये मीनिंग है, इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन डज नॉट इंक्रीज energy of photon, does not increase energy of electron, does not increase stopping potential, because same negative potential can stop 10 electrons moving with a particular velocity, same stopping potential can stop 100 electrons moving with same velocity। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ज्यादा होती है तब हमको कुछ पोटेंशियल ज्यादा नेगेटिव देना पड़ता है, लेकिन इंटेंसिटी चेंज करना कभी भी स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू को पीछे नहीं खिसकाएगा, उसी पोटेंशियल पे रोक दूंगा इसको मैं। इस ग्राफ को प्लॉट करो, फिर इसका एनालिसिस करते आगे।
तो इस पूरी कहानी में कंक्लूजन क्या है, प्लीज कंक्लूजन को लिख लीजिए। इफ वी इंक्रीज द इंटेंसिटी of radiation, if we increase the intensity of radiation, it does not change or increase, it does not change or increase energy of photon and photoelectron. If we increase the intensity of radiation, it does not change or increase the energy of photon or photoelectron. Photon and photoelectron. Photon is falling on metal surface and photoelectrons are emitting from metal surface, right? Only saturation current depends on intensity. This is very important term क्योंकि एक नंबर का क्वेश्चन बना हुआ था लास्ट ईयर ऑब्जेक्टिव में। सैचुरेशन करंट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल, तो उसका आंसर था ये इंटेंसिटी। ओनली सैचुरेशन करंट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी, क्योंकि सैचुरेशन करंट कितना आएगा वो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन पे डिपेंड कर रहा है ग्राफ से। ओनली सैचुरेशन करंट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी। फ्रॉम दिस ग्राफ वी कैन सी दैट, फ्रॉम दिस ग्राफ वी कैन सी दैट stopping potential is same for radiation of different intensity. From this graph we can observe or we can see stopping potential is same for radiation of different intensity. और एक डेफिनेशन और लिख लो जरा, स्टॉपिंग पोटेंशियल होता क्या है ना? स्टॉपिंग पोटेंशियल की डेफिनेशन भी अपने को आनी चाहिए। इट इज दैट मिनिमम वैल्यू ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज दैट मिनिमम वैल्यू ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस which can be given, it is that negative value of minimum value of negative potential difference which can be given to collector plate, क्योंकि collector plate को आप नेगेटिव वैल्यू दोगे, which can be given to collector plate, which it is minimum value of negative potential difference which can be given to collector plate at which emission of photoelectron stop, at which emission of photoelectron stop, right? So this is the main highlights of this graph. अब इसको लिख सकते हो ऐसे। So अब इसका जो थर्ड ग्राफ है वो देखते हैं हम। थर्ड ग्राफ में क्या है हमारे पास? जैसे कि लास्ट ग्राफ में हमने ये सीखा कि इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल में कुछ भी फर्क नहीं आ रहा है। अब हम ये देखेंगे कि व्हाट इज इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन आईपी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, तो ग्राफ को फ्रेम करते पहले अगेन जो वर्टिकल एक्सिस है या वाई एक्सिस है इसको मैं आईपी नाम दूंगा। दिस इज फोटो इलेक्ट्रिक करंट। इस एक्सिस को नाम दूंगा मैं पॉजिटिव पोटेंशियल वी नॉट, इसको नाम दे रहा हूं मैं नेगेटिव पोटेंशियल माइनस वी नॉट। ठीक है, यहां पर अब हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी चूज करेंगे जो एमिशंस को कर पाए, राइट? तो सुटेबल फ्रीक्वेंसी सबसे पहली जो मैंने चूज करी वो चूज करी μ1। अब डेफिनेटली जब रेडिएशंस गिरेगी और पोटेंशियल जीरो है, एट जीरो स्टॉपिंग पोटेंशियल, एट जीरो पोटेंशियल, जब मैंने कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दिया, इलेक्ट्रॉन तो निकल रहे हैं, यानी कि ये ग्राफ कभी भी जीरो से शुरू नहीं होगा। जब मैंने पोटेंशियल डिफरेंस जीरो कर रखा है, रेडिएशंस तो गिरे, इलेक्ट्रॉन को निकाल रही है, तो अगेन ग्राफ तो यहीं से शुरू होगा दोबारा से।
ठीक है, बहुत बढ़िया। जब आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा तेजी से भी जाएगा, कोई बात नहीं, इलेक्ट्रॉन थोड़ा तेजी से गया, उसके बाद क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड हो जाएगा वो, जैसे भी हमने पढ़ा भी था अभी। लेकिन यहां पर मैं अब I1 ना लिखकर मैं क्या लिख रहा हूं, μ1। I will not increase intensity this time, I will only increase frequency। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या बात कर रहा हूं, पहले गिर रहे थे भाई इसके ऊपर 1000 फोटोन्स, h μ1 एनर्जी के, निकल गए 1000 इलेक्ट्रॉन्स, हाफ m v1 स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी से। ठीक है, अब अगर मैं रिवर्स में जाऊं, रिवर्स में मतलब कि यहां तो मैं पॉजिटिव में जा रहा था, प्लस V01, V02, V03, एक लिमिट थी, जब उसके बाद और आप इसमें से इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकाल सकते क्योंकि 1000 फोटोन से गिर रहे हैं कॉन्टिन्यूसली, 1000 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए, उसके बाद तो नहीं होगा। जैसे ही मैं थोड़ा सा ये वाली प्लेट को पॉजिटिव करना स्टार्ट करूंगा, शुरू में दिया 2 वोल्ट, यानी कि ये क्या हो गया, माइनस V01, क्योंकि कलेक्टर प्लेट नेगेटिव है, -2, इलेक्ट्रॉन जो सामने की तरफ जा रहे थे, रिपल्शन आएगी सामने से, रुकेंगे रुकेंगे, और एक पर्टिकुलर मान लो -V02 वैल्यू पर वो रुक गए, यहां पर IP की वैल्यू 0 हो गई। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये तो हमने पहले भी समझ लिया था, इसमें कोई नई बात नहीं है। फ्रीक्वेंसी μ1 थी, इंटेंसिटी I थी, अब हमने फ्रीक्वेंसी को μ2 कर दिया, इंटेंसिटी को I रखा, इंटेंसिटी चेंज नहीं करी, 1000 फोटोन से गिर रहे हैं, लेकिन इस बार जो फ्रीक्वेंसी है ना वो h μ1 ना होकर के h μ2 है, और μ2 इज ग्रेटर देन μ1। सपोज करो पहले इस पे गिरी थी येलो लाइट, अब इस पे गिर रही है ब्लू लाइट, येलो लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी कम, ब्लू लाइट की वेवलेंथ कम तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, हमने क्या कलर ऑफ लाइट चेंज कर दिया, जैसे कि कल बताया भी था। अब 1000 फोटोन ही थे, 1000 फोटोन से तो 1000 इलेक्ट्रॉन से निकल सकते हैं, हाँ पोटेंशियल बढ़ाने पे थोड़ा तेज हो जाएंगे, तो थोड़ा सा तेज कर दो, ऐसे थोड़ा सा आप इंक्रीज दिखा सकते हो, लेकिन अगेन दोबारा से सैचुरेशन करंट मिल जाएगा आपको, कुछ ऐसे, इसको थोड़ा सा ऐसे बनाते हैं, ये पहले वाले के लिए हो गया ऐसे। ठीक है, दूसरे वाले के लिए आप चाहो तो ये दिखा सकते हो कि भी हाँ आपने थोड़ा एनर्जेटिक फोटोन्स गिराए हैं तो एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी पहले से ज़्यादा तो थोड़ा सा कम टाइम लग सकता है स्टार्टिंग में, तो ठीक है आप यहाँ से दिखा सकते हो कि इनिशियल वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा होगी, लेकिन सैचुरेशन अगेन वही होगी। सैचुरेशन वो क्यों होगी, क्योंकि आपने इंटेंसिटी चेंज नहीं करी, 1000 फोटोन गिर रहे हैं, 1000 इलेक्ट्रॉन से निकल रहे हैं, और 1000 इलेक्ट्रॉन से निकलते रहेंगे क्योंकि आप इंटेंसिटी को तो बढ़ा नहीं रहे हो, लेकिन आपने यहाँ पर क्या कर दिया, μ1 से μ2 फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, एनर्जेटिक बना दिया। लेकिन अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा एनर्जेटिक है, पहले मान लो वो रुक रहे थे सिर्फ और सिर्फ -6 वोल्ट पर, लेकिन -6 वोल्ट पर अब नहीं रुक सकते, क्योंकि अब जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास क्या है, रेसिंग एक्सपीरियंस है, वो बहुत तेजी से साइकिल चला सकता है, इसलिए आपको हवा को और ज़्यादा तेज चलाना पड़ेगा सामने की तरफ से। अगर पहले -6 यहाँ पर अगर पहले +6 वोल्ट था, -6 वोल्ट था, अब आपको इसको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। अब आप इसको क्या कर सकते हो, -8 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे, ज़्यादा नेगेटिव करोगे सामने वाली प्लेट को, तो जाकर उसको आप रोक पाओगे, सेम स्टॉपिंग पोटेंशियल पे नहीं रोक पाओगे, क्योंकि अब मैंने उनकी एनर्जी बढ़ा दी। एनर्जी बढ़ाने का मतलब है कि उनकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, और ज़्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन्स को जाते हुए अगर रोकना है तो पोटेंशियल को और ज़्यादा नेगेटिव करना पड़ेगा, और ज़्यादा पावरफुल वहाँ सामने से हवाएं चलानी पड़ेगी। सेम वे में अगर आप दोबारा इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो कुछ ऐसे, सैचुरेशन करंट तो वही सेम रहेगा दोबारा से, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ दिस इज़ फॉर μ1, दिस इज़ फॉर μ2 एंड दिस इज़ फॉर μ3। कहानी का कंक्लूजन सिर्फ यही है, इफ यू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स इंक्रीजेस, एज अ रिजल्ट फोटो इलेक्ट्रॉन्स overall energy increases, and you need more and more negative stopping potential to stop those energetic photoelectrons. इस तरह से by increasing the frequency you can change the value of stopping potential. This is the conclusion. Please make this graph. तो इसमें आप conclusion में लिख सकते हो, if frequency of incident photon, please write down, साथ साथ लिखते रहो यार, if frequency of incident photon or radiation is increased, if frequency of incident photon or radiation is increased, value of
stopping potential also increases. Value of stopping potential also increases. ब्रैकेट में लिख लो it will become more negative, जो ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए ना. It will become more negative, यानी कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो पोटेंशियल को और ज़्यादा नेगेटिव करना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा एनर्जेटिक हो जाएगा पहले से. बट सैचुरेशन करंट रिमेन सेम. सैचुरेशन करंट रिमेन सेम. इसका रीजन क्या है? क्योंकि फोटॉन्स तो उतने के उतने गिर रहे हैं अभी, इलेक्ट्रॉन्स भी उतने के उतने निकल रहे हैं, तो इसलिए सैचुरेशन करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. की पॉइंट लिख लो जरा इसमें, एक छोटा सा की पॉइंट लिखो. इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज द एच म्यू फैक्टर. इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज एच म्यू फैक्टर. एज अ रिजल्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, as a result kinetic energy of electrons increases. Hence more and more negative stopping potential is required. Hence more and more negative stopping potential is required. So this is all about this photoelectric setup. आपने ये देखा कि आप किस तरह से potential difference, rate of एमिटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन सब कुछ कंट्रोल कर पा रहे हो. तो ये 3 ग्राफ मेरी तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट है. बोर्ड एग्जामिनेशन में आने के पूरे चांसेस है. कंसेप्चुअल बन सकता है, तो इसलिए इसको प्लीज अवॉइड मत करना. आज के लिए इतना ही, बाकी अगले लेक्चर में करते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस.